नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आज हमारा वीडियो जो है ये है इंडस्ट्रियल एनालिसिस के अंतर्गत आपको फंडामेंटल एनालिसिस के अंतर्गत इंडस्ट्रियल एनालिसिस के बारे में। फंडामेंटल एनालिसिस के अंतर्गत हमने इकोनॉमिक एनालिसिस के बारे में भी बताया था। तो ये जो है इंडस्ट्रियल एनालिसिस में एक विनियोगकर्ता इंडस्ट्री की एनालिसिस जब करता है तो उसको कुछ बातों को ध्यान में रखना होता है कि वो किस इंडस्ट्री का चयन करे, किस उद्योग का चयन करे, और जिस उद्योग का वो चयन करता है तो चयन करने से पहले उसे किन किन पहलुओं पर विचार करना होता है। इंडस्ट्रियल एनालिसिस में क्या होता है, विनियोगकर्ता इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि जब अर्थव्यवस्था और बाज़ार विनियोग के अनुकूल हैं, यानी कि अर्थव्यवस्था में वृद्धि ठीक ठाक हो रही है और बाज़ार भी उसके अर्थव्यवस्था के अनुसार ही चल रहा है, तो वह उन उद्योगों पर विचार करता है जो आने वाले दिनों में विनियोग के लिए लाभप्रद होते हैं। तो ऐसे उद्योगों की वो जीडीपी से तुलना करता है, यानी कि ऐसे उद्योग जो जीडीपी की तुलना में अधिक तेज़ी से विकास करते हैं, विनियोगकर्ता या विनियोक्ता ऐसे ही उद्योगों के स्टॉक को खरीदने के लिए विनियोग करता है। देखिए, जीडीपी हम जानते हैं कि जीडीपी किसी भी अर्थव्यवस्था का विकास का एक पैमाना होता है, यानी कि अर्थव्यवस्था को मापा जा सकता है उस जीडीपी के ही द्वारा आर्थिक विकास किस प्रकार से हो रहा है। जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था का जीडीपी जो है इस बात की पुष्टि करता है कि हमारा देश अल्प विकसित है, विकासशील है या फिर विकसित देशों की श्रेणी में आता है। अब चलते हैं उद्योग के बारे में। ये उद्योग के बारे में, तो उद्योग क्या होते हैं कि टोटलाइजेशन ऑफ सेम यूनिट, टोटलाइजेशन ऑफ आउटपुट ऑफ सेम यूनिट्स इन एन इकोनॉमी इज कॉल्ड इंडस्ट्री। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी अर्थव्यवस्था में एक ही प्रकार के उत्पादित वस्तुओं का सम्मिलित रूप उद्योग कहलाता है। किसी अर्थव्यवस्था में एक ही प्रकार के उत्पादित वस्तुओं के इकाइयों का समूह, यही उद्योग होता है। और उदाहरण के लिए अगर हम देखेंगे तो उस उद्योग में कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री, उसके बाद में रबर उद्योग, शुगर उद्योग, सीमेंट उद्योग, उसके बाद में पेपर उद्योग, ये सारे जो भी होते हैं ये आपके उद्योग के उदाहरण हैं। लेकिन भारत में इन उद्योगों का वर्गीकरण जो होता है, ये वर्गीकरण आपको स्टॉक एक्सचेंज यानी प्रतिभूति बाजार में लिस्टेड प्रतिभूतियों के अनुसार किया जाता है। अब देखते हैं कि उद्योग का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है। उद्योग का वर्गीकरण में उसको 4 कैटेगरी में रखा गया है। एक है विकास उद्योग, दूसरा है चक्रीय उद्योग, तीसरा रक्षात्मक उद्योग और चौथा चक्रीय विकास उद्योग। चक्रीय विकास उद्योग के अंतर्गत कंप्यूटर, सेल्युलर और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग आते हैं। ये विनियोग की दृष्टि से हाई रिटर्न के होते हैं, जबकि चक्रीय उद्योग में तेजी के समय इन उद्योगों में लाभ अधिक होता है, मंदी के समय कम होता है। उपभोक्ता और टिकाऊ वस्तुओं का निर्माण इन उद्योगों से संबंधित होता है जो चक्रीय उद्योग के अंतर्गत आते हैं। रक्षात्मक उद्योग, रक्षात्मक उद्योग से तात्पर्य होता है मंदी के काल में इन उद्योगों को कम नुकसान उठाना पड़ता है और इसमें
जीवन रक्षा से संबंधित उद्योग शामिल होते हैं और जीवन को जीने के लिए भोजन, आवास इत्यादि की आवश्यकता होती है, तो भोजन और आवास से संबंधित उद्योग जो होते हैं ये रक्षात्मक उद्योग के अंतर्गत आते हैं। जबकि चौथा जो है ये है आपका चक्रीय विकास उद्योग। ये चक्रीय विकास उद्योग जो है इसमें चक्रीय उद्योग और विकास उद्योग दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं। अब चलते हैं कि इंडस्ट्रियल एनालिसिस की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या होती हैं। तो इंडस्ट्रियल एनालिसिस यानी औद्योगिक विश्लेषण की महत्वपूर्ण विशेषताओं में उसकी एक जो विशेषता होती है, ये विशेषता है उसकी विक्रय की आवृत्ति और प्राप्त होने वाले आय। विक्रय की आवृत्ति यानी इंडस्ट्रियल एनालिसिस की महत्वपूर्ण विशेषता में विक्रय की आवृत्ति और प्राप्त होने वाली आय के अंतर्गत एक विनियोक्ता ये देखता है कि जिस उद्योग का वो चयन करता है उसमें पिछले वर्षों के विक्रय का ट्रेंड क्या रहा है और उससे होने वाले आय इसको क्या रहे हैं। वो विक्रय की आवृत्ति और उसको प्राप्त होने वाली आय और लाभों के पिछले वर्ष के परफॉर्मेंस के आधार पे उद्योग का आकलन करता है। दूसरा जो पॉइंट है ये है उसका कॉस्ट स्ट्रक्चर उस इंडस्ट्री का। तो उस इंडस्ट्री का कॉस्ट स्ट्रक्चर किस प्रकार का है, तो उस कॉस्ट यानी लागत ढांचे के अंतर्गत वह फिक्स्ड कॉस्ट यानी अचल लागत, स्थिर लागतें और परिवर्तनशील लागतों पर विचार करता है और साथ ही साथ जो ब्रेक इवन पॉइंट होते हैं यानी सम विच्छेद बिंदु होते हैं उसको भी वो ध्यान में रखता है। तीसरा पॉइंट है आपका तकनीकी। एक विनियोक्ता उस इंडस्ट्री में, उस उद्योग में तकनीकी में परिवर्तनों को ध्यान में रखता है और जो नेक्स्ट है आपका सरकार का रवैया। उद्योग के प्रति, जिस उद्योग पर का वो विश्लेषण करता है उस उद्योग के प्रति सरकार का रवैया किस प्रकार का है, सरकार का दृष्टिकोण किस प्रकार का है, इस पर वो विचार करता है। अगला जो इंडस्ट्रियल एनालिसिस के अंतर्गत विशेषता है उसकी, ये है श्रम की दशा। भारत जैसे देशों में जहां श्रम की प्रधानता है, ऐसे में एक विनियोक्ता का ध्यान स्वतः ही श्रम की दशा की तरफ चला जाता है, जिसमें कि वह विनियोक्ता श्रम की दशाओं में उस उद्योग जगत में हड़ताल, तालाबंदी और श्रम कानून से संबंधित तथ्यों को ध्यान में रखता है। अगली जो उसकी विशेषता है इंडस्ट्रियल एनालिसिस की, वो है प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत विनियोक्ता जो है वो जिन उद्योगों में कम प्रतिस्पर्धी होते हैं वहाँ चूँकि लाभ की चांसेस ज़्यादा होते हैं उसको भी ध्यान में रखता है, और जिन उद्योगों में प्रतिस्पर्धी ज़्यादा होते हैं उसमें लाभ के चांसेस कम होते हैं, इस बातों की भी संभावना होती है। तो इन चीज़ों को वो ध्यान में रखता है, इस पर भी विचार करता है। अगला पॉइंट है आपका देश का आर्थिक वातावरण। क्या देश का आर्थिक वातावरण संबंधित उद्योग के लिए अनुकूल है क्या, या फिर उसके प्रतिकूल है। इन चीज़ों पर एक विनियोक्ता विचार करता है और उद्योग से संबंधित कच्चे माल की उपलब्धि, उसकी आपूर्ति के बारे में भी वो ध्यान देता है। अब नेक्स्ट जो है वो है आपका भावी संभावना। उस उद्योग की आने वाले दिनों में विकास की क्या संभावनाएं है, इसको भी वो ध्यान में रखता है। तो ये सारी चीज़ें जो भी होती हैं
एक इंडस्ट्रियल एनालिसिस की महत्वपूर्ण विशेषताएं होती हैं, जिसको एक विनियोक्ता के द्वारा ध्यान में रखा जाता है। चलिए, धन्यवाद।